आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी टीम यही सोच रही थी कि उस धाम में इंसान जब चाहे तब आ सकता है, लेकिन सूरज की रोशनी साल में केवल एक बार ही क्यों, वो भी गिनकर 3 दिन के लिए। कोई कह सकता है कि मंदिर की बनावट ही ऐसी होगी। अगर ऐसा है तो उन 3 दिनों में देवी की मूर्ति के अलग अलग हिस्से पर रोशनी कैसे आती है? पहले दिन पूरी मूर्ति पर, दूसरे दिन गर्दन तक, तीसरे दिन चरणों से होकर सूरज की किरणें लौट जाती। लोग तो यही मानते हैं कि सूर्य देवता देवी का अभिषेक करने खुद उस दरबार में आते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। अब माजरा समझने के लिए धाम में जाना जरूरी था। हमारे पीछे इस वक्त आपको नजर आ रहा है कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर। दोपहर का समय है और सूरज की रोशनी मंदिर के हर कोने पर आपको नजर आ रही होगी। प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है सिवाय गर्भगृह को छोड़कर। मंदिर का वो गर्भगृह जहां पर सूरज की रोशनी आने का कोई रास्ता नहीं है और साल में सिर्फ 2 बार जब किरणोत्सव होता है तब ये रोशनी मंदिर के अंदर तक जाती है, गर्भगृह तक। उसके बाद मंदिर के जो मुख्य प्रतिमा है उसके पहले चरण तक और उसके बाद पूरे मुख पर ऐसा लगता है जैसे कोई अभिषेक कर रहा है। और यही रोशनी जो साल भर मंदिर के अंदर नहीं पहुंच पाती है, इन 3 दिनों में मंदिर के मुख्य प्रतिमा तक पहुंचती है। किरणोत्सव का आज दिन है और यहाँ पर क्या कुछ होता है वो देखने का वक्त आ गया है। इस बात को किनारे भी कर दें तो भी इस धाम में लोगों की गहरी आस्था है। इसकी गिनती देश की 51 शक्तिपीठों में होती है। पूरा अखंड भारत था तो उसमें पहला वे माता जी के मंदिर है वो 108 शक्तिपीठ है। उसमें से 19 जो शक्तिपीठ है मुख्य, उसमें से तीसरा शक्तिपीठ है। जहाँ भी सती माता के शरीर के अंग जहाँ जहाँ पे गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ की निर्माण हुई है। तो मान्यता के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो माता जी के त्रिनेत्र, ये शिव भगवान की पत्नी होने के कारण उनको तीन नेत्र थे। तो यहाँ के उनके त्रिनेत्र यहाँ पे गिरने के कारण यहाँ पे 3 शक्तियाँ जो अखंड ब्रह्मांड की पालन करता है, संहार करता है और निर्माण करता है, यानी कि सरस्वती माता, महाकाली माता और महालक्ष्मी माता, ये तीनों यहाँ पे विराजित हैं। लेकिन लोग तो आज चमत्कार देखने आए थे। किरणें 250 फीट की दूरी तय करके गर्भगृह में प्रतिमा तक पहुंचेंगी। जाहिर है नजारा अद्भुत होगा। मंदिर के अंदर लंबी लाइन लगी थी। महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने लोग उमड़ पड़े थे। प्रतिमा पौराणिक काल की लग रही थी। दावे के मुताबिक आज शाम सूरज की किरणें इसी मूर्ति का अभिषेक करेंगी। अब आप जिनके दर्शन कर रहे हैं वही है कोल्हापुर की मां महालक्ष्मी, यानी वो जगह जहां पहुंचने के लिए हजारों की संख्या में हर दिन लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से देश के बाहर से पहुंचते हैं। माना यह जाता है कि इसी मूर्ति में, इसी जगह पर इतना ज़्यादा सम्मोहन है कि लोग खींचे चले आते हैं और जब एक बार यहाँ पहुँचते हैं तो उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। धाम जितना बाहर से विशाल था उतना ही अंदर से भव्य। लंबे चौड़े खंबे, उन पर टिकी भारी भरकम छत और बहुत बड़ा गर्भगृह जहां दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी नदारद थी। यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ है कि जिसे आप कह सकते हैं कि तिल रखने भर की जगह नहीं है। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए कि मंदिर के इस जगह पर, जिसके पीछे गर्भकुटी है, गर्भगृह है, वहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से सनलाइट डायरेक्ट मंदिर के अंदर आ सके। लेकिन जब किरणोत्सव के दौरान कहा जाता है कि सूरज की रोशनी ठीक मंदिर के मूर्ति के ऊपर पड़ती है, प्रतिमा के ऊपर पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है। चारों तरफ मंदिर के इन छतों पर देखिए लाइट्स लगाई गई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लगी हुई हैं। सिर्फ उनकी वजह से यहाँ पर प्रकाश है, सिर्फ उनकी वजह से रोशनी है। लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर गुप अंधेरा होता, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है सूरज की रोशनी के यहाँ तक पहुँचने का। आज का दिन खास है। आज वो चमत्कार दिखने वाला था जिसका लोग साल भर इंतजार करते हैं। अब बस दिन ढलने का इंतजार था।
जैसे जैसे शाम का वक्त हो रहा है, जैसे जैसे सूर्यास्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे किरणोत्सव की वजह से मंदिर में उत्साह बढ़ता जा रहा है और गर्भगृह के अंदर से जो भक्त आए हुए थे उन्हें अब एक एक करके निकाला जाएगा, सिवाय कुछ लोगों के जिन्होंने काफ़ी पहले से परमिशन ले रखा है वो इस मंडप के अंदर रहेंगे। बाकी पूरा मंदिर खाली हो जाएगा, गर्भगृह को खाली करा दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो उस वक्त जब किरणोत्सव होगा, जब किरण यहाँ से गुजरेगी तब यहाँ पर रहेंगे, वो लोग मौजूद हैं। आज मैं किरण उत्सव के लिए स्पेशली आई हूँ बिकॉज ये बहुत ही बड़ी चीज़ है यहाँ पे। लेकिन आपने देखा है पहले कभी होते हुए ऐसा? नहीं, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम की वजह से आप एक्साइटेड है, लेकिन एक चीज़ बताइए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है चारों तरफ से बंद है, सन लाइट अंदर की तरफ जाता नहीं है, कैसे हो सकता है? एक्चुअली हम भी वही देखना है बिकॉज मैं 1 साल से यहाँ कंटिन्यू आ रही हूँ, आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा है 1 साल में। और मंदिर जैसे हम सब देख रहे हैं इतना बंद है, ढका हुआ है, बट स्टिल इट इज़ लाइक अ मिरेकल एक्चुअली टू सी इट। मैंने भी देखा है फोटोज़ में, तो शायद हो सकता है। आपने फोटोज़ पहले से देखा हुआ है, मतलब आप जानती हैं? मतलब यहाँ की फ़ोटोज़ हमें आते रहते हैं ना, तो हमने एक बार उसमें देखा, तो इसलिए हम लाइव देख लें। गर्भगृह से भीड़ कम होने लगी, सूरज की किरणों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा था। उस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। उससे पहले इस जगह को अच्छे तरीके से समझना जरूरी था। रोशनी इस झरोके से प्रवेश करेगी, बाहर से देखें तो इस जगह से, फिर किरणें इस गलियारे से होती हुई देवी की प्रतिमा तक जाएंगी, यानी इस जगह से बिल्कुल यहां तक। और हमारी टीम इस वक्त यहां खड़ी है। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, उसके ठीक पीछे पश्चिम की तरफ जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आती है, यानी आप देखिए कितना लंबा ये कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के बाहर महाद्वार है, जो मंदिर का महाद्वार है वेस्ट की तरफ वो है, और उसके बाद ये लंबा सा कॉरिडोर है। रास्ता खाली था, लोग किनारे खड़े थे, सबकी निगाहें झरोके पर थी। अब किरणों का इंतजार था। बताए वक्त पर डूबते सूरज की किरणें गर्भगृह में नजर आने लगी। तो इस वक्त मंदिर में सारी लाइट्स बंद कर दी गई है, सारी रोशनी बंद हो गई है और सिर्फ मंदिर के अंदर जो रोशनी प्रवेश कर रही है वो सूर्य नारायण की किरणें हैं, वो सूरज की किरण है जो मंदिर में प्रवेश कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ये नेचुरल एक लाइटिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। एक एक करके पहले गरुड़ मंडप, उसके बाद फिर अंदर की तरफ और मंदिर की मूर्ति की तरफ ये रोशनी बढ़ रही है, जबकि पूरा मंदिर पैक रहता है। आप तस्वीरें देखिए, लाइट्स ऑफ है, इसलिए हम आपको उस तरह से नहीं दिखा सकते चीज़ों को, मैं आपके सामने नहीं आ सकता, लेकिन आप देखिए किस तरह से रोशनी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। थोड़ा वक्त गुजरा, रोशनी मूर्ति तक पहुंची। थोड़ा और समय बीता, किरणें प्रतिमा के काफी करीब पहुंच गईं। और उसके बाद सूर्य की किरणें देवी की प्रतिमा तक पहुंचकर गायब हो गईं। फिर आरती शुरू हो गई। वो नजारा हमारे कैमरे में कैद हो चुका था। एक बार फिर उसे देखते हैं। रोशनी पहले चरणों तक पहुंची, फिर गले तक, फिर चेहरे तक पहुंचते ही गायब हो गई। रात में धाम रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठा, लेकिन सबकी ज़बान पर चर्चा उसी रोशनी की थी। मैंने देखा वह ऐसे एकदम स्लोली, पहले उनके चरण, फिर ऊपर, देन ऊपर, एंड देन फेस पे आया, एंड इट वाज एकदम एज इफ की समथिंग अननेचुरल चीज़ हो रही है। कभी एक्सपीरियंस नहीं है, सुना था, एंड आई गेट द चांस टू सी अभी सामने, तो समथिंग लगा कि एक्चुअली भगवान होते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि माँ खुद मेरे से बात कर रही है। जो सपने में हम देखते हैं वो रियलिटी में आ गया कि माँ खुद यहाँ पे आ गई है और माँ ऐसे चमक रही है। ऐसा फील होता है मतलब कि स्वर्ग से मानो माता अपने दर्शन देने के लिए सबको आ रही है। आज पहला दिन था। दावे के मुताबिक रोशनी पूरी मूर्ति पर थी, यानी सूर्य नारायण देवी का अभिषेक कर रहे थे। कल ये गले तक आएगी, फिर परसों केवल पैरों तक। यानी कहानी के मुताबिक देवी के चरण छूने के बाद सूरज देवता अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर वापस चले जाएंगे।
पहले दिन एक झरोखे से गर्भगृह में रोशनी आई थी। ऐसा रोज नहीं होता। मंदिर यही दावा करता है और हमने भी ऐसा ही देखा था। फिर 250 फीट का फासला तय करके सूरज की किरणें मूर्ति तक कैसे पहुंची? मंदिर प्रशासन ने बड़े ही आत्मविश्वास से ऐलान कर दिया कि दूसरे और तीसरे दिन तस्वीर बदल जाएगी, रोशनी गर्दन और पैरों तक ही रहेगी। अगर सारा रहस्य मंदिर की बनावट में है तो उसका पता लगाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हमें कई सवालों के जवाब खोजने थे, लेकिन दूसरे दिन किस्सा किसी और ही मोड़ पर पहुंच गया। हम तो यही मान रहे थे कि धाम का चमत्कार मंदिर की बनावट में छुपा है, लेकिन कैसे? वो कौन सा हिस्सा है जो चमत्कार को अंजाम तक ले जाता है? महालक्ष्मी मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए किरणोत्सव एक चमत्कार की तरह है, लेकिन पहले आप इस मंदिर के आर्किटेक्चर को देखिए और खुद सोचिए कि क्या ये किसी चमत्कार से कम है। 1000 साल से लेकर 1600 साल पुराना इस मंदिर को बताया जाता है और इसके आर्किटेक्चर को ज़रा गौर से देखिए। ये किसी भी मॉडर्न आर्किटेक्चर को ये टक्कर दे सकता है, बल्कि उनसे काफ़ी आगे निकल सकता है। एक तो मजबूती इतनी है कि इतने साल से ये जस का तस टिका हुआ है और कई अलग अलग राजघरानों ने इसका निर्माण किया, इसमें अलग अलग चीज़ें जोड़ी, वो सारी चीज़ें तो है ही। दूसरा, इसकी सुंदरता देखिए। पूरे मंदिर के ऊपर ज़बरदस्त नक्काशी की गई है, ज़बरदस्त कलाकृति इसमें दिखाया गया है, पूरी कहानी बताई गई है मंदिर के ऊपर और हर एक जगह को इतना प्रिसाइज कट किया गया है हर तरफ से कि मंदिर एक जैसा नज़र आएगा आप जिस तरफ से जाएंगे, और कमाल का खूबसूरत ये मंदिर नज़र आता है। ऐसे में हम लोग ये कैसे मान ले कि जो मंदिर इतना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और आर्किटेक्चरल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको लगा करके बनाया गया होगा, वहाँ पर किरणोत्सव का कोई ना कोई सिरा विज्ञान से नहीं जुड़ता होगा। फिर हमारी टीम मंदिर का इतिहास खंगालने में जुट गई। उम्मीद थी कि इतिहास के पन्नों से कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। ये तकरीबन 1500 से 1600 साल पुराना है। जो पहला स्ट्रक्चर है उसके में हम जो हिस्से करें तो पहला स्ट्रक्चर है वो अंतराल मंडप तक, उसके बाद वाला जो मध्य मंडप है, मध्य मंडप से लेके दूसरा हिस्सा हो जाता है, और उसके बाद में यादव काल में माता महासरस्वती और महाकाली का जो मतलब महासरस्वती का जो मंदिर है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है यादव काल में। तो तकरीबन 7वीं सदी से इस मंदिर का निर्माण चलता आ रहा था, वो 12वीं सदी तक चलता रहा। इतिहास इतना पुराना निकला कि वहां से कुछ खोजना और उसे साबित करना मुश्किल था, लेकिन हमने कोशिश जारी रखी। धाम में दूसरे दिन भी भीड़ कम नहीं हुई। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस मंदिर में इतनी गहरी आस्था है कि उनका सिर्फ इस मंदिर में पहुंचना और देवी के दर्शन करना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। किरणोत्सव का आज दूसरा दिन था। दावे के मुताबिक आज भी महालक्ष्मी देवी सूर्य की किरणों से स्नान करेंगी, लेकिन रोशनी गर्दन से आगे नहीं बढ़ेगी। हमारी टीम रहस्य को सुलझाने का रास्ता विज्ञान में खोज रही थी, लेकिन एक पौराणिक कथा ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दुर्गा सप्तशती जो है, जो शाक्त संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, उसमें जो आदिशक्ति का वर्णन है, उस आदिशक्ति का वर्णन करते हुए मार्कंडेय मुनि ने कहा है कि तप्त कांचन वर्णभा तप्त कांचन भूषणा, मतलब तपे हुए सोने के रंग के वस्त्र पहनने वाली और उसी रंग के आभूषण पहनने वाली। करवीर निवासिनी की जो मूर्ति है वो आदिशक्ति की मूर्ति है, जो कि ना विष्णु पत्नी है ना शिव पत्नी है। तो इस किरणोत्सव के समय वो तप्त कांचन वर्णभा मतलब तपे हुए सोने के रंग की दिखाई देती है। तो सभी भक्तों को माता जी के प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव इस समय हो जाता है। इसके लिए इस किरणोत्सव का एक अनोखा महत्व भक्तजनों में। अब सोचने का वक्त नहीं था। सूरज डूबने के करीब था। गर्भगृह में भीड़ जमा होने लगी थी। शाम हो चुकी थी। अब दूसरी बार सूरज की किरणों के आने का वक्त हो गया था। दावा था कि सब कुछ कल जैसा ही होगा, बस रोशनी गर्दन तक जाएगी। सूरज की किरणें प्रकट हुई, प्रतिमा तक पहुंची, फिर चरणों से होती हुई। ये क्या? एक बार फिर देखते हैं। रोशनी तो वाकई गर्दन तक जाकर रुक गई।
दूसरे दिन भी वही हुआ जैसा बताया गया था। पहले दिन किरणें पूरी मूर्ति पर थी और दूसरे दिन केवल गर्दन तक। जिसने भी देखा वो चमत्कार मानकर नमस्कार कर रहा था। हाँ, ये चमत्कार लगा है हमको कि हमारे नसीब में नहीं था तो अभी देखने को मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य भगवान जैसे खुद महालक्ष्मी जी का चरण में आ रहे हो और नमन कर रहे हो। ऐसा लगा कि ऐसा बहुत सारी शक्ति हमें मिल रही है गॉड की, ऐसा लगा। अच्छा दिख रहा था मुझे कि किरण माता जी की हमको हकीकत में दिखाई दी है। इस तरह का नज़ारा नजर आया जिसे चमत्कार के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 200 फीट से भी ज़्यादा दूरी की लंबी ये कॉरिडोर आपने देखा। कॉरिडोर के बाद मूर्ति की तरफ जैसे जैसे कहा गया था कि पहले कहाँ पर रोशनी पड़ेगी, फिर कहाँ पर रोशनी पड़ेगी, फिर गायब हो जाएगी, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हुआ। रोशनी आई, मूर्ति के पास पहुंची, लोगों को नजर आई और उसके बाद गायब हो गई। इसके पीछे ज़रूर कोई विज्ञान होगा, ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, लेकिन वो विज्ञान क्या है, वो कौन सी बात है जो इस मंदिर में 1000 साल पहले इसे बनाने वालों को पता थी, लेकिन आज तक उसे ठीक तरीके से कोई नहीं जान पाया है। यही जानने के लिए, यही समझने के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन अब तक इन सवालों के जवाब हमारे पास भी नहीं। पहेली उलझती जा रही थी। हो न हो रहस्य मंदिर की बनावट में ही छुपा है, लेकिन बताएगा कौन, कौन समझाएगा? फिर हमारी टीम ने मंदिर समिति के अध्यक्ष से बात की। इनकी 2 बातों से हमारा माथा ठनका। पहली ये कि धाम में सूर्य की किरणों के आने का ठीक ठीक समय पहले से ही मालूम रहता है। सूर्य जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे मंदिर में पहले महाद्वार कमान है, वो महाद्वार कमान में लगभग 5:28 30 मिनट तक किरणें वहाँ महाद्वार पे कमान के यहाँ आती है। उसके बाद गरुड़ मंडप है, वो गरुड़ मंडप में लगभग 5:30 बजे के आगे गरुड़ मंडप में किरणें आती है। उसके बाद गणपति मंडप है, गणपति मंडप होके कासव मंडप है, कासव मंडप के बाद अंदर अंतराल मंडप है। ऐसी किरणों का प्रवास करते करते अंदर गर्भाघर और गर्भकुटी में जहाँ महालक्ष्मी की मूर्ति वहाँ जहाँ है, वहाँ लगभग 6:10 के बाद वो किरणें ऐसे अंदर जाती है। दूसरा ये कि धाम में ये चमत्कार साल में 1 बार नहीं 2 बार होता है। साल भर में से 2 बार ये किरणोत्सव होता है, नवंबर को और अभी फरवरी में। ऐसे 2 साल में 2 बार किरणोत्सव मनाया जाता है। आपने बताया कि किरणोत्सव 2 बार होता है साल में। आप लोग तो हमेशा यहाँ पर रहते हैं, क्या उसके अलावा किसी दिन ऐसा नहीं होता कि सूरज की किरण बिल्कुल अंदर तक पहुँचे? कभी नहीं होता? कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है और कभी भी नहीं होगा। ये चैलेंज है हमारा। 365 दिन है साल में। आप कोई भी शास्त्रज्ञ आके वहाँ 365 दिन जांच ले, ऐसा ये हमने बताया है। उसके बावजूद अगर कोई भी दिन ऐसा किरणोत्सव हो गया तो हम उसको कुछ भी हम दांव पे लगाने के लिए तैयार है। अभी तीसरे दिन का चमत्कार बाकी था। कहते हैं कल किरणें देवी के चरणों को छूकर लौट जाएंगी, फिर 10 महीने बाद लौटेंगी। अभी उसमें 24 घंटे का वक्त था। शायद हमें कुछ सुराग मिल गए थे। शायद चमत्कार की ये पहेली आज सुलझने वाली थी। चलिए मान लिया कि चमत्कार साल में 1 बार नहीं 2 बार होता है, लेकिन मंदिर से जुड़े लोग किरणों के आने का बिल्कुल सटीक समय कैसे जानते हैं और मूर्ति पर पड़ने वाली रोशनी का रहस्य क्या है? कहानी उलझती जा रही थी। सुलझाने के लिए कोई सुराग नहीं दिख रहा था। तभी लोगों से पता चला कि कोल्हापुर में एक वैज्ञानिक इस चमत्कार पर सालों से रिसर्च कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनके पास रहस्य के हर ताले की चाबी होगी। यह सोचकर हमारी टीम अगले दिन उस जानकार के पास पहुंच गई। तीसरे दिन सुबह हमारी टीम कोल्हापुर में एक वैज्ञानिक के पास पहुंची। डॉक्टर मिलिंद एस्ट्रोफिजिक्स के जाने माने वैज्ञानिक हैं, जो सालों से किरणोत्सव पर शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक ने कहा यह चमत्कार नहीं, सूर्य की अद्भुत स्थिति का नतीजा है, जिसे दुनिया उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जानती है। ये कोई चमत्कार नहीं है,
ये तो सन रेज जो ड्यूरिंग द दक्षिणायन, सूर्य का जो दक्षिणायन और उत्तरायण जो रहता है, वो दक्षिणायन और उत्तरायण में 2 बार वो सन रेज डायरेक्टली महाद्वार रोड से गरुड़ मंडप से गणपति मंदिर से गणपति चौक से कासव चौक से पिती उम्बरटा से वो खजीना चौक हम बोलते हैं, वह खजीना चौक से गर्भकुटी के बाद गर्भगृह में जो हमारी जो महालक्ष्मी के जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वो उन पे गिरते हैं। वो कोई चमत्कार नहीं, दिस इज़ द ओनली बिकॉज ऑफ द सन मूविंग ड्यूरिंग द दक्षिणायन एंड उत्तरायण। दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता दिखता है। यह हर साल 21 जून से शुरू होता है। दक्षिणायन के बाद रातें लंबी और दिन छोटे होने लगते हैं। उत्तरायण में सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता दिखता है। यह 21 दिसंबर से शुरू होता है। उत्तरायण के बाद दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। यह स्थिति साल में 2 बार बनती है, इसलिए धाम में चमत्कार भी साल में 2 बार होता है। तारीखें भी बिल्कुल मेल खाती हैं। रही बात मूर्ति के अलग अलग हिस्सों पर किरणों के पड़ने की, तो ये मंदिर की खासियत है। सूर्य की इन दोनों दशाओं को ध्यान में रखकर मंदिर इतना सटीक बनाया गया है कि डूबते सूरज की रोशनी अपना कमाल दिखाते हुए निकल जाती है। मुझे तो लगता है जो जिन्होंने दोज हु आर कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल डेफिनेटली दे हैव द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, दे नोज ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ द दक्षिणायन एंड उत्तरायण। तो क्या एग्जैक्टली आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, साइंस उसको प्रेडिक्ट कर सकता है कि आज ये होने वाला है, आज ये होने वाला है? हाँ, साइंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से कि हमारे यहाँ एक लक्स मीटर है, वो लक्स मीटर से हम इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक ने बताया वही मंदिर में भी लोगों ने कहा था। आज यानी तीसरे दिन सूर्य की किरणें देवी के चरणों तक ही पहुंचेंगी। आज का दिन अहम है, इसलिए काफी भीड़ थी। एक बड़ी स्क्रीन पर चमत्कार की तस्वीरों को देखने कई लोग बाहर ही बैठे थे। क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि वो सूर्य किरण जो है यहाँ पे सूर्यास्त के, वो देवी के चरणों पर दिखाई देते हैं। अच्छा, पहले कभी देखा है आपने? नहीं देखा है, पहली बार ये मालूम हुआ है। हम आप लोग एक्साइटेड है? आप क्यों, क्या सुना है आपने, क्या दिखेगा यहाँ पे? महालक्ष्मीचे सूर्यकिरण पडतात ना पावलावर, ते बघण्यासाठी आलोय आम्ही, पर जुन्नरवरून आलोय। मतलब पैर पे सूरज की किरणें आएंगी, वो देखने के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। अब सबकी निगाह सूरज पर थी। हमेशा की तरह गलियारे से हल्की रोशनी आई और देवी के चरणों को छूकर निकल गई। सर, आपने पहले ही कहा था कि आज चरण तक ही जाएगी रोशनी, वैसा ही हुआ? कैसे? नहीं, ये तो हमारे जो रिसर्च चल रहा है, लास्ट 10 to 15 years वी आर वर्किंग ऑन इट। ये जो तीसरे दिन, आखिरी दिन का जो रहता है, जो सन की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, और वो चेंज होने के बाद हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, वो चरण पर से किंचित ऊपर और लेफ्ट में जो जय विजय बोलते हैं उसके, वहाँ तक जाती है। और ये आज का किरणोत्सव पूरा हो गया। वो दैट इज द, वो क्या बोलते हैं उसे, रूटीन प्रोसेस है ये। एक बार फिर समझ लीजिए, मंदिर के झरोखे, गलियारे, देवी की मूर्ति, इन सब को सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण की स्थिति को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। दिशा भी पश्चिम रखी गई है ताकि डूबते सूरज की किरणें चंद सेकंड के लिए ही सही पूरी तरह अंदर आ सकें। एक बात आपको बता दें, मंदिर प्रशासन भी इसे चमत्कार नहीं बताता। ये भी कहते हैं कि ये सब मंदिर की वास्तुकला का नतीजा है। से चमत्कार नहीं कह सकते, मंदिर का ऐसा ढांचा, ऐसा आर्किटेक्चर ऐसा उस वक्त बनाया है, उसीलिए उसके वास्ते एक सूर्य की किरणी विशिष्ट दिन को ही वो अंदर आती है। लेकिन एक बात गौर किया आपने, ये मंदिर करीब 1600 साल पुराना है। जिस एस्ट्रोफिजिक्स के सिद्धांत को हम आज 21वीं सदी में समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कुछ लोग 1600 साल पहले ही समझकर इस अद्भुत धाम को बना गए।
ये बात अपने आप में किसी चमत्कार से कम है क्या? आधी हकीकत आधा फसाना। क्या धरती पर कोई दूसरा कैलाश पर्वत भी है? कुछ पौराणिक ग्रंथ तो इसी तरफ इशारा करते हैं। कहते हैं धरती पर एक और पर्वत है जहां महादेव शिव का वास है, जो हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में है। उसका नाम है मणिमहेश पर्वत। मणिमहेश पर्वत का जिक्र शिव पुराण में मिलता है। उसी पर्वत से एक अद्भुत रहस्य जुड़ा है। कहते हैं वहां सुबह के वक्त नीले रंग की रोशनी दिखाई देती है। अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि वो रोशनी सूरज की, लेकिन ऐसा है नहीं। कहते हैं वो रोशनी एक मणि से निकलती है, और वो मणि उसी वासुकी नाग की है जो महादेव की गर्दन में लिपटे रहते हैं। कहते हैं वो चमक इतनी तेज होती है कि कुछ सेकंड से ज्यादा देखना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा आज का सफर उसी मणि पर्वत की तरफ होगा। एक ऐसा पहाड़ जिसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। माउंट एवरेस्ट के सामने मणिमहेश पर्वत की ऊंचाई कुछ नहीं है, लेकिन एवरेस्ट को इंसान कई बार अपने कदमों से नाप चुका है। लेकिन मणिमहेश पर्वत की चोटी को आज तक कोई नहीं लांघ पाया। कहते हैं कैलाश के बाद मणिमहेश पर्वत भगवान शिव का दूसरा निवास है, जिसकी साक्ष्य है ये रहस्यमयी चमक जो पर्वत के एकदम बीच से प्रकट होती है। इंटरनेट पर इससे जुड़ी तस्वीरों की भरमार है, जिनके दम पर चमत्कार का दावा किया जाता है। कहते हैं ये चमक कुछ और नहीं, शिव के गले में लिपटे वासुकी नाग की मणि है। कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी बर्फीली चोटियों की भूल भुलैया में गुम होकर रह गए। रहस्यमयी चमक का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। हमने भगवान शिव के चमत्कारों से जुड़े कई सारे किस्से और कहानियां सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही सुनने और देखने को मिलता है जहां भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को स्वयं साक्षात दर्शन देते हों। हिमाचल में हर साल ऐसी एक यात्रा होती है जिस यात्रा को पूरा करने वाले लोगों को मणि के रूप में भगवान शिव शंकर के दर्शन होते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को मणिमहेश यात्रा कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह रावत और आज हम आपको ले चलेंगे इसी मणिमहेश यात्रा पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मणि के रूप में भगवान शिव के साक्षात दर्शन से जुड़ी इस कहानी के पीछे की क्या है हकीकत, या फिर सिर्फ ये है एक फसाना। कोई कहता है वो चमक सूरज की रोशनी है, लेकिन सूरज तो चोटी के दूसरी तरफ से निकलता है। और जो तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं वो पूरा सच है या आधी हकीकत, ये जानने के लिए हमारी टीम मणिमहेश पर्वत की तरफ बढ़ती जा रही थी। यहां से हड़सर तक हमें गाड़ी से जाना होगा, जहां से करीब 14 किलोमीटर लंबा पैदल सफर शुरू होगा। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद उस मणिमहेश पर्वत के दर्शन होते हैं, जहां महादेव की मणि की चमक दिखाई देने का दावा होता है। हड़सर वही जगह है जहां से पैदल यात्रा जो है मणिमहेश की वो शुरू होती है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो यहीं तक पहुंच पाती, इससे आगे सड़क नहीं है। और यहां से करीबन 13 से 14 किलोमीटर की दूरी हमें पैदल ही तय करनी होगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है। और ये रास्ता बेहद कठिन भी है, क्योंकि जगह जगह पर आपको लैंडस्लाइड मिलेगा, पत्थरों के गिरने का डर होगा, आपको झरने मिलेंगे क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, और साथ ही साथ आपको मौसम भी बदलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए ये छाता हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि मौसम कभी भी बदल सकता है, तेज़ बारिश होती है, और ऐसे में छाता साथ में होना बेहद ज़रूरी है। हमें हड़सर से शिव का घराट, वहां से भैरव घाटी, फिर गौरी कुंड, इसके बाद मणिमहेश पर्वत तक जाना था। शुरुआत में चढ़ाई आराम से होती है, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती जाती है वैसे वैसे रास्ते कठिन होते जाते हैं। खतरा बढ़ता जाता है, ऊपर से कभी भी आफत की बारिश हो सकती है। इस बोर्ड का साफ और सीधा मतलब ये है कि इस पूरे रास्ते में जगह जगह पर बड़े बड़े चट्टानें जो हैं वो गिरती रहती हैं। अगर आप तस्वीरें आपको दिखाएं
तो आप ठीक सामने देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो है वो रास्ते में गिरे पड़े हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब बारिश होती है, बारिश इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती है और अचानक मौसम बदल जाता है। इस वक्त भी अगर आप ऊपर तस्वीरें देखें तो बादल काफ़ी घने नज़र आएंगे और बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में ये कहा जाता है कि जब भी आप इस रास्ते पर चलें तो ध्यान से चलें, क्योंकि पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें कभी भी टूटकर नीचे गिराती हैं, जैसा कि पत्थर आपको पूरे रास्ते पे नज़र आएंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शिव शंकर। शिव से वरदान पाने के बाद भस्मासुर महादेव को ही जलाकर भस्म कर देना चाहता था। हमारे वरदान का प्रयोग हम ही पर करने का प्रयत्न करोगे तो नष्ट हो जाओगे। मैं नष्ट होने से नहीं डरता, परंतु नष्ट होने से पहले मैं तुम्हें अवश्य नष्ट कर दूंगा। हाँ? भस्मासुर से बचने के लिए शिव को कई दिनों तक पहाड़ों और गुफाओं में छुपकर रहना पड़ा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मणि महेश की यात्रा पर जब आप निकलते हैं, आगे अभी मणि के दर्शन तो नहीं हुए भाई। मणि महेश नजर तो आने लगा था, लेकिन अब भी वो हमारी पहुंच से काफी दूर था। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। रात के अंधेरे में भी हमारी टीम दूसरे लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी। रास्ता बेहद खराब है। देखिए रात के वक्त ये पथरीला रास्ता, आपका पैर मुड़ सकता है, आपको परेशानी कभी भी आ सकती है। इसलिए तमाम जो लोग जो जा रहे हैं वो अपने साथ या तो टॉर्च लेके चलते हैं या फिर मोबाइल के लाइट के सहारे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो इस 5 से 6 डिग्री तापमान में भी रात के वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अभी हमें और 2 किलोमीटर चलना है, जिसमें हमें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन इस 1.5-2 घंटे में हमें मणि महेश पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का वक्त ही वो वक्त होता है जब वहाँ जो नागमणि है वो चमकती है, जिसे देखने के लिए ये लंबी भीड़ जो है मणि महेश की तरफ बढ़ रही है। अंधेरे को चीरते हुए हम रात 10 बजे के बाद मणि महेश पहुंच गए। करीबन 14 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर इस वक्त हम जिस जगह पहुंचे हैं उसी को कहा जाता है मणि महेश। और इस वक्त का समय अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी घड़ी में इस वक्त 10:20 हो रहे हैं, यानी कि इस वक्त हम यहां पहुंचे हैं। देर रात का वक्त हो चला है, लेकिन इस वक्त भी लोगों की भीड़ जो है यहाँ लगातार पहुँच रही है। और ठीक सामने आपको जो तस्वीर नज़र आएगी ये वही डल झील है, जिस डल झील के लिए कहा जाता है कि जब नागमणि की चमक इस पर पड़ती है तो ये पूरा का पूरा सरोवर जो है वो कहीं ना कहीं पवित्र हो जाता है। वो चमक चंद सेकंड ही नजर आती है, लिहाजा मणि महेश पहुंचने के बाद लोग रात भर जागते हैं ताकि भोर में प्रकट होने वाली उस दिव्य रोशनी को देख सके। लिहाजा रात भर भजन कीर्तन का दौर चलता है। मणि महेश को लोग कैलाश पर्वत भी कहते हैं। लोगों ने बताया कि भोर में 4 बजे के बाद उस चमत्कारी मणि की चमक कभी भी दिख सकती है। 4 बजे निकलेगी सुबह, नहीं तो उस समय यहाँ कैलाश के ऊपर थोड़ी हल्की हल्की लाइट पड़ती है ना, उस समय निकलेगी सुबह 4 बजे। ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं ऐसे तो नहीं, चक्कर चक्कर लगाएंगे, बीच में सो जाएंगे, नहीं तो उठ पड़ेंगे। लोग जयकारे लगाते हैं, उठ जाते हैं ये देखिए किस तरीके से राम चौपाया यहाँ पर गाई जा रही है। भगवान भोले के लिए आराधना की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस ठंड के बीच पूरी रात जाग कर जिस तरीके से ये लोग तप कर रहे हैं, इसको तप ही कहा जाता है। उस तप के बीच
ठीक सामने कैलाश पर्वत से वो मणि चमकती है, वो मणि चमके और इनको दिखाई दे। इस जगह से मणिमहेश यानी कैलाश पर्वत करीब 4000 फीट ऊपर है। यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। इससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन वो दिव्य चमक इसी जगह से दिखाई देती। क्या हमें भी वो मणि और इसकी रोशनी दिखेगी? इसी उधेड़-बुन में आधी रात गुजर गई। टेम्परेचर घटने की वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे ये जो आपको रेलिंग दिख रही है, इसके ठीक पीछे लेक है और लेक की वजह से भी ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन यही वो जगह है, ये कहा जाता है कि यहाँ से सीधा जो है कैलाश पर्वत दिखता है और इसी कैलाश पर्वत के ऊपर चमकती है वो मणि। लेकिन पहला दिन है हमारा, लेकिन अभी तक टाइम के अनुसार जो बताया गया था वो मणि तो नहीं चमक रही है। लेकिन इस ठंड के बीच इंतज़ार ज़रूर है कि हमें शायद इस ठंड में यहाँ खड़े होने का, यहाँ बैठने का कुछ तो फल मिले और जो लोग बताते हैं उस तरीके की चीज़ें दिखाई दे, तो शायद हम लोग भी पता कर सकें कि आखिर उस मणि के पीछे का जो रहस्य है वो आखिर किस तरीके का है। कुछ देर बाद लोग जमा होने लगे। सामने पहाड़ पर अब भी अंधेरा छाया था। लोगों ने बताया अब किसी भी वक्त वहां से चमक दिख सकती है। लोग इंतजार कर रहे थे। हमारी टीम भी वहीं खड़ी थी। हमारा कैमरा लगातार कैलाश पर्वत की चोटी को रिकॉर्ड कर रहा था। 3:30 बजे का वक्त, इस वक्त को वो वक्त कहा जाता है जब जो मणिमहेश की जो आकृति है वो बनती है, जो चमक है वो दिखती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तमाम लोग उस इंतज़ार में हैं। उम्मीदें सभी की हैं, सभी की एकटक कैलाश पर्वत की तरफ है। कुछ भी छोटा सा भी नज़र आए, कोई भी क्षण ऐसा नज़र आए जिससे कि वो ये कह सके कि उन्हें भगवान शिव शंकर ने दर्शन दिए हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फिलहाल नज़र नहीं आया। इंतजार करते काफी वक्त गुजर गया। उजाला होने में कुछ ही समय रह गया था। शायद आज वो रोशनी नहीं दिखाई देगी। तभी पर्वत पर कुछ हलचल हुई। हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। अंधेरे में उस रोशनी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। फिर वो रहस्यमयी रोशनी हवा में तैरने लगी, फिर अचानक कहीं गायब हो गई। तब तक सुबह हो गई। वो रोशनी अब नहीं दिख रही थी। लोग उसे महादेव का चमत्कार मानकर नमस्कार करते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। अब उस छोटी चमक का दिखना नामुमकिन था। ये चमक है, इसे सूरज की रोशनी नहीं कहते। हालांकि 5:30 बजे का वक्त है और थोड़ी देर बाद सूर्योदय होने वाला है और इसी जगह पर, इसी की थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ राइट साइड में, तो वहाँ से सूरज निकलेगा। लेकिन अगर कंपास के जरिए अगर हम जानने की कोशिश करें कि कहाँ से सन निकलेगा, देखिए ईस्ट फेसिंग, लेकिन मोबाइल में दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये कंपास के जरिए आप देखिए तो ईस्ट की तरह, ये देखिए ईस्ट फेसिंग ये है, यानी पर्वत की थोड़ी सी राइट साइड से आपको दिखेगा कि वहाँ से सूर्योदय होना है। लेकिन जो पर्वत है, कैलाश पर्वत है, वो ईस्ट फेसिंग से थोड़ा सा स्लाइडली लेफ्ट है और इसी लेफ्ट के ऊपर जो है वो मणि चमकती हुई नजर आ रही है। यानी कि इसको सूरज भी एक तौर पर नहीं कहा जा सकता। और ये वजह कि लोग कहते हैं कि जो सूरज होता है वो पर्वत के ठीक ऊपर कभी नहीं निकलता, या तो सीधे हाथ की तरफ निकलेगा या फिर उल्टे हाथ की तरफ निकलेगा, लेकिन पर्वत के ठीक ऊपर नहीं होता। इसलिए ये चमक क्या है, किस तरीके की चमक है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वहां मौजूद लोग संतुष्ट थे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमें जो रोशनी दिखी थी वो इंटरनेट की तस्वीर के मुताबिक नहीं थी। इंटरनेट पर मिली तस्वीर की चमक वाकई एक मणि जैसी थी, लेकिन हमें तो एक टिमटिमाते तारे जैसा कुछ दिखा था। अब इन दोनों में कौन सी तस्वीर हकीकत है और कौन सी फसाना, इसे पता करना जरूरी हो गया था। पहले दिन हमें दावे के मुताबिक तस्वीर नहीं दिखी। मन में एक डर समा गया, कहीं हम इंटरनेट के किसी फेक न्यूज के शिकार तो नहीं हो गए। लेकिन लोगों ने कहा पर्वत से वाकई मणि जैसी चमक नजर आती है। कभी कभी मौसम खराब होता है तो वो साफ नहीं दिखती, लेकिन जब दिखती है तो आंखों को यकीन नहीं होता। इसलिए हमारी टीम ने सोचा क्यों ना एक दिन और रुका जाए। इसके बाद अगले दिन जो दिखा उसका जवाब हमारे पास भी नहीं था।
सुबह होते ही मणिमहेश की एक एक तस्वीर बिल्कुल साफ दिखने लगी। सामने मणिमहेश का कैलाश पर्वत, उसके नीचे एक झील और झील के चारों तरफ लोगों का मजमा। लेकिन सबकी निगाह मणिमहेश के कैलाश पर्वत पर थी, जहां रात को हल्की रोशनी नजर आई थी। रात भर जिस मणि के चमकने का इंतजार हम लोग करते रहे, वो मणि तो हमें आज आखिर नहीं दिखाई दी। उसके पीछे की वजह ये रही कि पूरी रात इस जगह पर बारिश हुई, बादल छाए रहे, कोहरा काफी घना रहा। लेकिन अब सुबह हो चुकी है, हालांकि पूरी तरीके से सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन इस समय एक रोशनी हुई है और इस रोशनी में हम आपको दर्शन कराते हैं उसी कैलाश पर्वत का, जिसे मणिमहेश का कैलाश पर्वत कहा जाता है। ये ठीक सामने आपको जो पर्वत दिखाई दे रहा है, इसी को कैलाश पर्वत कहते हैं। और इसके ठीक पीछे से निकलती है वो मणि, वो चमत्कारी मणि जिसका लोग इंतज़ार करते रहते हैं। पूरी रात इंतज़ार होता है और कोशिश यही रहती है कि उसकी जो पहली चमक है उस पर लोग ध्यान दे सकें, उसको देख सकें और उसी को नमस्कार कर सकें। मणिमहेश पर मेले जैसा नजारा था। सब अपने अपने काम में जुटे थे, लेकिन जिस मणिमहेश पर्वत पर महादेव के रहने का दावा होता है, उसकी एक बात हैरत में डालती है। मणिमहेश पर्वत भी कुछ हद तक कैलाश पर्वत जैसा दिखता है। अगर ये कोई इत्तेफाक है तो ये बेहद हैरत अंगेज है। इसी पहाड़ के ठीक नीचे झील है, जिसमें लोगों की गहरी आस्था है। इसकी मान्यता भगवान शिव के साथ जुड़ती है। भगवान शिव थे, वो इस कुंड में, शिव कुंड में स्नान करने के लिए आते थे और पार्वती माता जी नीचे गौरी कुंड में ही स्नान करती थी। वहाँ लेडी स्नान करती हैं, शिव कलोत्री में जेंट्स भी स्नान करते हैं और वो पानी स्नान वो करते हैं लेडीज़ वहाँ शिव कलोत्री में। उसके बाद यहाँ भी स्नान कर लेती हैं लेडीज़, और जेंट्स तो करते ही करते हैं। तो क्या शिव जी स्नान करने के लिए यहाँ आते थे? यहाँ आते थे जी। इस झील में डुबकी लगाए बगैर यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, जबकि इसका पानी खून जमा देने जितना ठंडा रहता है। इस झील की एक और खासियत ये है कि ये कहा गया है कि भगवान शिव शंकर इस दौरान, इस मणिमहेश की यात्रा के दौरान इसी जगह पर स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद वो सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। और ये इस जगह की इसीलिए महत्व काफ़ी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, आप उस पूरी झील के इर्द गिर्द अगर तस्वीरें देखें तो आपको तमाम लोग इसमें स्नान करते हुए नजर आएंगे। पानी की अगर मैं बात करूं तो पानी बेहद ज़्यादा ठंडा है और पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि आप ज़्यादा देर तक इसमें हाथ और पैर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बर्फीला पानी है। और जहाँ तक इसके स्रोत की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये पानी अपने आप उत्पन्न होता है, ज़मीन के नीचे से उत्पन्न होता है और यही पानी आगे चलकर गौरीकुंड की तरफ पहुंचता है। यानी जो गौरीकुंड में स्नान होता है वो भी इसी पानी से ही स्नान होता है, यही पानी आगे जाके बढ़ता है। और ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा देर तक आप पैर इसमें रखें तो आपका पैर जम सकता है। मान्यता है कि महादेव साल में 6 महीने मणिमहेश पर वास करते हैं और चोटी से दिखने वाली चमक महादेव के वासुकी नाग की मणि है। कहते हैं युगों पहले यहाँ महादेव के आने के निशान भी मिलते थे। कुछ पूर्वजों की बात है, पूर्वज बोलते थे पहले कि आटा फेंकते थे जैसे ना, तो नंदी के जो पैरों के निशान होते थे ना, वो लगते थे उसके ऊपर आटे के बीच में ना, पता चल जाता था उसका कि आए हैं या नहीं आए हैं। अब वो पुराने जमाने की बात है, आपका जमाना तो क्या, अब किसने देखा है इस बात को। लेकिन हमारी सुई तो रात में दिखी चमक और चमत्कार के दावे के बीच उलझी हुई थी। हमने फिर आजमाया, लेकिन रात की रोशनी और सूरज की दिशा में काफी फर्क नजर आया। जो तस्वीर हमने रात के वक्त देखी थी और हल्की सी रोशनी जो कि कैलाश पर्वत के ठीक बीच में चमकती हमें दिखाई दी थी, वो रोशनी और सूरज के निकलने की बात की सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो इसलिए क्योंकि जो हमने रात में देखा वो पर्वत के बिल्कुल बीच की थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जो सूरज निकला है वो कैलाश पर्वत के जो ऊपर की शिखर है, उस शिखर के लेफ़्ट साइड की तरफ से निकलता है। और ऐसे ही हमें बताया गया था कि जो सूरज हमेशा कैलाश पर्वत के बीच से नहीं निकलता है बल्कि उसके लेफ्ट साइड से निकलता है। फिलहाल
तस्वीरें दोनों हमने अलग तरीके से देखी हैं। रात की रोशनी जो बीचों बीच में थी और बिल्कुल सेंटर में थी, और सुबह जब सूरज निकला तो वो पर्वत के लेफ्ट साइड से निकला है। तो कहीं ना कहीं दोनों रोशनियों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो हमने चमकती हुई रोशनी देखी थी वो कहीं ना कहीं सूरज से जुड़ी हो। सभी रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि अगली सुबह फिर उस दिव्य रोशनी को देखा जा सके। चमत्कार सर नीली पीली ना लाल रंग की इसकी चमत्कार होती है और यहाँ जोत जगती है, हम देखते हैं। इस बार हमें शाम से थोड़ा बादल से ये ढका हुआ था तो कल से हमें दिखाई नहीं दिया सर। जी पहली बार आया हूँ और अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं और वेट करूँगा और मैं भोले बाबा के दर्शन करके जाऊँगा। लोगों से मिलते जुलते, कहानियों को समझते, कब रात हो गई पता ही नहीं चला। अंधेरा होते ही लोग भजन कीर्तन में व्यस्त हो गए। लेकिन हमारी टीम फिर उसी जगह तैनात हो गई जहां से कल वो रोशनी दिखी थी। रात गहराते ही ठंड बढ़ गई। कुछ लोग आग सेकने लगे तो कुछ कंबलों में घुस गए, लेकिन हमारी टीम बाहर मुस्तैद खड़ी रही क्योंकि 4 बजे के बाद रोशनी कभी भी दिख सकती थी। इंतजार करते करते भोर हो गई। सूरज के उगने का समय हो गया। पहाड़ों के पीछे उजाला फैलने लगा था। देर होने के बावजूद सबकी निगाहें कैलाश पर्वत की चोटी पर थी। हम भी उसी तरफ देख रहे थे। तभी कैलाश पर्वत पर कुछ हलचल हुई। फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। लोग उस रोशनी को देखकर जयकारे लगाने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में बादल छा गए और रोशनी गायब हो गई। कुछ ने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन हमारे कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका था। इसी चमक को लोग महादेव का चमत्कार बताते हैं। कोई इसे भगवान शिव का मणि रूप कहता है, तो कोई उनके गले में लिपटे वासुकी नाग की मणि का नाम देता है। हमने मणि महेश पर 2 दिन बिताए थे। इन 2 दिनों में वो दिव्य रोशनी दिखी भी थी, लेकिन फर्क बहुत था। पहले दिन हमें एक बेहद छोटी, एक बिंदी जितनी बड़ी चमक दिखाई दी थी, जबकि दूसरे दिन तो पूरा नजारा ही बदला हुआ था। मणि महेश में आस्था रखने वालों के मुताबिक ये चमत्कार है, जबकि कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बताते हैं। कि या तो उसको कहीं बाहर से एक लाइट का सोर्स मिल रहा है और उसको वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो तब वो चमकती है। या जैसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसमें अपनी एक कहीं की एक आणविक क्रिया हो रही है और उसके वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो चमकते हैं, जैसे रेडियम है। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या कारण हो सकता है। क्या कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जो ऐसे चमकता है जिसको आप वो कह रहे हैं, और रेडियो एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है। इन सारी बातों और सारे तर्कों का नाता घटना की वैज्ञानिक व्याख्या से है। हमारा या विशेषज्ञों का मकसद आस्था को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। वो जो प्राकृतिक नज़ारा है सुंदरता का, वो एक अपने आप में कहें कि कुदरत का चमत्कार है। उसको हमें देखना चाहिए। वो एक विजुअल डिलाइट है वो हम सब के लिए। अगर वो आस्था की बात है तो अगर उससे कोई एक कहें कि उसका कोई सामाजिक दुष्प्रभाव नहीं है, तो ऐसी मान्यताएं अगर जारी भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती। विज्ञान के पास हर घटना को लेकर अपने तर्क होते हैं, लेकिन मणि महेश की इस चमक को लेकर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। सुबह के वक्त मौसम कैसा भी हो, आसमान का रंग कुछ भी हो, लेकिन पर्वत की चोटी से निकलने वाली वो चमक
हमेशा नीले रंग की ही क्यों दिखाई देती है? पौराणिक कहानियां कुछ निशानियों पर टिकी होती हैं और उन निशानियों में लोगों की आस्था बसती है। निशानियों पर सवाल खड़ा करना मतलब आस्था को चुनौती देना, और हमारा ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं है। हमने दावे से जुड़ी तस्वीर दिखा दी, अब उसे मानना है या खारिज करना है, ये आपको तय करना है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।